नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, जो हमारा आज का टॉपिक है परिवार और मित्र। जो परिवार और मित्र टॉपिक है वो सभी परीक्षाओं जैसे कि CTET, MP-TET, UP-TET, रीट, चाहे भी कोई सी भी परीक्षा हो सभी के लिए समान रूप से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम 2-3 पार्टों में लगभग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और यह लगभग 2-3 पार्टों में समाप्त हो जाएगा। तो जो परिवार टॉपिक जो हमारा है वो वैसे तो देखा जाए कि परिवार होता क्या है, कैसा परिवार होता है, कैसे हमारे भारत में परिवार पाए जाते हैं और परिवार की विशेषताएं क्या क्या हैं, कैसा परिवार है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले देखते हैं कि परिवार शब्द आखिरकार बना किससे है। तो परिवार की उत्पत्ति अगर देखी जाए तो परिवार की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा का शब्द जो है वो है फैमुलस। फैमुलस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है एक नौकर या सेवक। वैसे हमारे भारतीय परिवार में माँ बाप, उनके बच्चे, दादा दादी सभी को रखा जाता है, लेकिन जो हमारा भारतीय परिवार है उसमें एक नौकर को भी परिवार का हिस्सा माना गया है। तो इसमें आगे देखते हैं, ऐसा समूह जिसमें माता पिता, उनके बच्चे, नौकर शामिल हों वह परिवार कहलाता है। जो कि परिवार समाज की एक इकाई के रूप में माना गया है परिवार को, जो कि एक बुनियादी इकाई होती है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों, क्योंकि परिवार से ही समाज की नींव रखी जाती है, अर्थात परिवार को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। परिवार सामाजिक जीवन की लघुत्तम इकाई है, जिसे बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं। अर्थात जो परिवार जो होता है वह एक छोटे बालक का प्रथम पाठशाला होती है। और अगर वहीं पर हम बात करें कि प्रथम शिक्षक कौन होता है बालक का, तो प्रथम शिक्षक के रूप में माता को रखा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि एक बालक की प्रथम पाठशाला किसे कहते हैं, तो प्रथम पाठशाला परिवार को कहते हैं। और जो एक बालक की प्रथम शिक्षक या गुरु होती है तो वह भी माता होती है। और परिवार में ही बालक सर्वाधिक सीखता है तथा सबसे पहले सीखता है। उसकी नींव की रचना का निर्माण परिवार में ही होता है। इसमें आगे देखते हैं, प्रत्येक समाज की रचना में परिवार केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो समाज की रचना होती है उसमें परिवार को एक केंद्र माना गया है, यानी कि मुख्य आधार परिवार ही होता है। तो चलिए परिवार के बारे में और आगे देखते हैं, परिवार में क्या क्या होना आवश्यक है। जैसे कि परिवार में पति पत्नी व बच्चों का होना अति आवश्यक है। यानी कि अगर परिवार में केवल पति पत्नी है और बच्चे नहीं हैं तो वह परिवार नहीं है। अर्थात बच्चों का होना एक परिवार के लिए अति आवश्यक माना गया है। एक की भी कमी हो तो परिवार ना कहलाकर गृहस्थी कहलाता है। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि अगर किसी परिवार में किसी एक व्यक्ति की अगर कमी हो जाए, या बच्चे की या फिर यूँ कहें कि अगर बच्चों की परिवार में कमी है, केवल पति पत्नी है, तो वह परिवार है या नहीं, तो वह परिवार नहीं है, वह केवल एक गृहस्थी मात्र रह जाता है। प्रत्येक परिवार एक गृहस्थी होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रत्येक परिवार एक गृहस्थी होता है, परंतु सभी गृहस्थी परिवार नहीं हो सकते। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है कि क्या प्रत्येक परिवार गृहस्थी होता है, क्या सभी गृहस्थी परिवार हो सकते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि प्रत्येक गृहस्थी परिवार नहीं हो सकते। चलिए आगे देखते हैं, एक जैविक इकाई के रूप में एक परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष और यौन संबंधों की स्थापना, संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। परिवार एक जैविक इकाई के रूप में रखा गया है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसके हिसाब से, या पाश्चात्य संस्कृति को भी अगर देखा जाए, तो स्त्री और पुरुषों के बीच में यौन संबंधों की स्थापना होना, इससे संतान की उत्पत्ति होना, जो कि एक समाज की स्वीकृति है। यानी कि यह स्वीकृति समाज से ही प्राप्त होती है। जब तक समाज की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी तब तक एक परिवार का निर्माण नहीं हो सकता।
इसमें चलो आगे देखते हैं। सामाजिक इकाई के रूप में परिवार स्त्री पुरुष का एक समूह है जो विवाह रक्त गोद संबंधों के आधार पर निर्मित होता है। अर्थात परिवार में स्त्री एवं पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है, जो कि विवाह के पश्चात एक संतान की उत्पत्ति इसमें होती है। संतान की उत्पत्ति के बाद ही एक संपूर्ण परिवार बन सकता है। और अगर कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि जिन माता पिताओं के बच्चे नहीं होते हैं तो वह एक बच्चा गोद भी ले सकते हैं, तो वह भी एक परिवार के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। विस्तृत अर्थों में परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें दत्तक व्यक्तियों सहित कुछ वैवाहिक एवं रक्त संबंधी शामिल होते हैं। यानी कि विस्तृत अर्थ में, यानी कि संपूर्ण अर्थ में अगर देखा जाए तो परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें जो गोद लिए हुए व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कोई भी गोद ले सकते हैं, जैसे कि किसी बच्चे को गोद ले लिया या किसी बच्ची को गोद ले लिया, जो वैवाहिक संबंध बनते हैं उससे भी एक परिवार का निर्माण होता है। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि परिवार की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जो कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग प्रकार से एक परिवार को वर्णित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परिवार की परिभाषाएं। तो जो पहला नाम आता है वह है विल्सन तथा हाइजर के अनुसार। विल्सन तथा हाइजर क्या कहते हैं परिवार के बारे में? विल्सन तथा हाइजर कहते हैं कि परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि विल्सन तथा हाइजर कहते हैं कि परिवार को एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमारे माता पिता, उनके माता पिता और हम उनके बच्चे हैं, तो हम सभी एक दूसरे से रक्त संबंध के साथ जुड़े हुए हैं। तो विल्सन तथा हाइजर के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है जिसमें के अंतर्गत वह सभी एक दूसरे के साथ रक्त संबंध से जुड़े रहते हैं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा जो है वह है मैकाइवर के अनुसार। मित्रों, मैकाइवर की परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, तो यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। तो मैकाइवर परिवार के बारे में क्या कहते हैं? परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मैकाइवर वैसे तो अधिकतर अपनी परिभाषा में पाश्चात्य संस्कृति को महत्व देते हैं। यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति होती है, यानी कि जो विदेशों में संस्कृति पाई जाती है, जैसे कि यूरोप महाद्वीप हुआ, ब्रिटेन, अमेरिका, जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनकी सभ्यता केवल वो परिवार केवल यौन संबंधों को ही मानते हैं। यद्यपि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे भारत में परिवार को एक विशेष दर्जा दिया गया है। तो मैकाइवर ने कहा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो के यौन संबंधों पर आधारित होता है। यानी कि इन्होंने यौन संबंधों को ही महत्वपूर्ण माना है और जिसमें एक बच्चे का पालन पोषण होता है वह परिवार है। किसके अनुसार? मैकाइवर के अनुसार। मित्रों, आपको इन परिभाषाओं को अच्छे से समझना होगा ताकि अगर यह परीक्षाओं में पूछी जाएं तो आप सही उत्तर का चयन कर सकें। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं क्लेयर के अनुसार। क्लेयर क्या कहते हैं? माता और पिता उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों को परिवार कहा जाता है। यानी कि क्लेयर महोदय जो हैं वह कहते हैं कि माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। यह प्रश्न मित्रों कई बार पूछा गया है, जो कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है रीट 2011, जो कि राजस्थान में रीट की परीक्षा होती है RTET, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया है। और हमारे यहाँ होती है जो MP में MP टेट, जो कि पहले भी हुई थी 2011-12 में शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है एलियट के अनुसार, एलियट तथा मेरिल के अनुसार। एलियट तथा मेरिल क्या कहते हैं? परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। एलियट महोदय कहते हैं कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अति आवश्यक है, अर्थात जिससे एक सामाजिक संगठन बनता है। तो इन्होंने कहा है एलियट तथा मेरिल ने कि परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से मिलकर बना एक सामाजिक संगठन है। अगले मनोवैज्ञानिक जो हैं वह कहते हैं
कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। ऐसा कौन कहते हैं? लूसी मेयर। लूसी मेयर ने कहा है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता, उनकी संतान साथ साथ रहते हों, यानी कि माता पिता हों और उनके बच्चे हों जो कि साथ साथ रहें, ना कि अलग रहें, वही परिवार है। किसके अनुसार? लूसी लेयर के अनुसार। मित्रों, अगली परिभाषा जो है वह है कर्वे के अनुसार। कर्वे क्या कहते हैं? भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से होता है। किससे होता है? संयुक्त परिवार से। कर्वे कहते हैं कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से है। अब संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक पीढ़ियां निवास करती हैं, यानी कि दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, हमारे माता पिता और हम, यह सब मिलकर एक संयुक्त परिवार का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने संयुक्त परिवार को ही एक भारतीय परिवार माना है। किसके अनुसार? कर्वे के अनुसार। तो चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है C.H. कूले के अनुसार। C.H. कूले कहते हैं कि इन्होंने परिवार को प्राथमिक समूह माना है। इसे मानव प्रकृति की नर्सरी कहा है, यानी कि यूं भी कह सकते हैं कि इन्होंने भी परिवार को एक प्राथमिक इकाई माना है, एक केंद्र माना है एक समाज का। किसने माना है? C.H. कूले ने। चलिए आगे देखते हैं अगली परिभाषा किसकी है। अगली परिभाषा जो है वह है बर्गेस एवं लॉक की। मित्रों, यह परिभाषा भी कई बार पूछी गई है, बर्गेस तथा लॉक की। बर्गेस तथा लॉक जो हैं वह कहते हैं कि परिवार व्यक्ति का ऐसा समूह है जो व्यक्ति रक्त या दत्तक बंधनों में संगठित है, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं, एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी परिभाषा दी है कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो रक्त संबंधों के साथ हो या दत्तक बंधनों से हो, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन होता हो, जिसमें एक सभी का पालन पोषण होता हो, जिसमें माता पिता हों, पति पत्नी हों, उनके पुत्र पुत्रियां हों और जो कि सामाजिक क्रियाएं करते हों, वह एक परिवार है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं मजबूदार के अनुसार। मजबूदार कहते हैं कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो रक्त संबंधों सूत्रों से संबंध रखते हैं और स्थानहित पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हैं। यानी कि मजबूतदार की जो परिभाषा है वह एक प्रकार से एक मजबूत परिभाषा है। कैसी परिभाषा है? एक मजबूत परिभाषा। इन्होंने परिवार को व्यक्तियों का एक समूह माना है। समूह जो होता है वह मजबूत होता है और वह समूह एक ही छत के नीचे रहता हो, यानी कि एक ही छत के नीचे निवास करता हो, एक दूसरे से रक्त का संबंध वह रखता हो और जो एक दूसरे के प्रति पारस्परिक कृतज्ञता के आधार पर एक होने की भावना रखते हो, यानी कि किसी भी संकट के समय एक होने की भावना जो रखता है वही परिवार है। किसके अनुसार? मजबूतदार के अनुसार। चलिए अगली परिभाषा है वह है जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार। जॉर्ज पीटर मुरडॉक जो हैं वह परिवार के बारे में क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी विशेषता सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, प्रजनन, इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें से कम दो के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध हों और एक या अधिक बच्चे स्वयं या दत्तक बच्चे शामिल हों। यानी कि जॉर्ज पीटर मुरडॉक के अनुसार परिवार एक सामाजिक समूह है, यानी कि एक समाज का इन्होंने भी एक केंद्र माना है परिवार को, जिसकी विशेषता इन्होंने यह बताई है कि यह एक सामान्य निवास करता हो, यानी कि जो सामान्य रूप से निवास जो परिवार करते हैं वही इन्होंने परिवार माना है। इनमें आर्थिक सहयोग हो, यानी कि धन से या किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो धन संबंधी सहयोग इनमें प्राप्त हो। प्रजनन हो, यानी कि जो स्त्री पुरुषों में जो यौन संबंध पाए जाते हैं उनका भी इन्होंने वर्णन किया है। इसमें वयस्क पुरुष और स्त्री जिनमें कम से कम दो के मध्य समाज द्वारा वैध यौन संबंध होते हैं, जिनके एक या अधिक बच्चे भी हो सकते हैं, और इन्होंने इसमें भी दत्तक पुत्र को शामिल किया गया है। जो गोद लेने की प्रथा है वह भी इनके द्वारा वर्णित की गई है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गई परिवार की परिभाषाएं। हमने परिवार के बारे में समझ लिया कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार किससे मिलकर बना है, तो परिवार होता कैसा है। तो आगे देखते हैं परिवार की विशेषताएं। आगे हैं परिवार की विशेषताएं। पहला पॉइंट है इसमें सामाजिक संरचना
में केंद्रीय स्थिति। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है। यानी कि जो परिवार की एक विशेषता होती है कि समाज का निर्माण ही परिवार से होता है, जो कि परिवार एक समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। अतः परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति निहित होती है। यानी कि परिवार के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता, अर्थात समाज के लिए परिवार का होना अति आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सदस्यों का उत्तरदायित्व। सदस्यों का उत्तरदायित्व इसके अंतर्गत आता है कि परिवार के लिए व्यक्ति सदैव कुछ ना कुछ करता ही रहता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक परिवार में कर्तव्य होता है कि वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ ना कुछ करे, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे वह सामाजिक रूप से हो, चाहे वह स्नेह के रूप से हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है और जिसका निर्वहन करना ही परिवार की एक विशेषता होती है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। यानी कि परिवार के लिए अगर कोई संकट की स्थिति पैदा हो जाती है तो वह उसमें भी त्याग करने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, किसी भी प्रकार का त्याग हो सकता है। इसी कारण परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। यानी कि जो अगर एक परिवार में प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व महत्वपूर्ण होगा और प्रत्येक सदस्य अपने उत्तरदायित्व को समझेगा, अर्थात उसका निर्वहन करेगा, तो वह परिवार कभी भी विचलित नहीं होगा और वह परिवार हमेशा स्थायी परिवार बना रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अतः प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की अपेक्षा रखता है। इसका मतलब है कि हमारे भारतीय परिवार जो हैं उसमें यह मुख्य विशेषता होती है कि यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता रखता है। और हम भी हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य से यह उम्मीद रखते हैं कि वह अपने उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता रखे और वह उस उत्तरदायित्व को निभाने में पारंगत भी होता है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु जो है वह भावात्मक आधार। तो भावात्मक आधार में कहा जा सकता है कि यह भावनाओं से जुड़ा है। यानी कि परिवार में प्रेम हो, सहयोग हो, दया हो, सहिष्णुता हो, त्याग, बलिदान आदि भावनाएं विद्यमान होती हैं जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं। अर्थात भावनात्मक आधार में कह सकते हैं कि परिवार में प्रेम की भावना होना चाहिए, सहयोग की भावना होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, सहिष्णुता की भावना होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए, बलिदान की भावना भी होना चाहिए। अगर यह सब भावनाएं एक परिवार में विद्यमान नहीं होंगी तो वह परिवार कभी भी सुदृढ़ परिवार नहीं बन सकता। अर्थात उस परिवार का विघटन स्पष्ट है, जो कि उस परिवार का विघटन संभवतः होना ही है। अर्थात एक परिवार में यह सभी भावनात्मक आधार होना अति आवश्यक है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु जो है परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। यानी कि इसके बारे में लिखा है कि मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है। अर्थात परिवार अस्थायी है लेकिन एक संस्था के रूप में यह अमर अर्थात परिवार स्थायी है। अर्थात परिवार एक स्थायी और अस्थायी संस्था है। यानी कि परिवार एक स्थायी भी होता है और अस्थायी होता है। एक परिवार में विभिन्न प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, जैसे कि हम हमारे परिवार से लें कि माता पिता हैं हमारे, उनके माता पिता यानी कि हमारे दादा दादी, जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह अपने परिवार से उनकी सदस्यता त्याग देते हैं। अर्थात वह एक अस्थायी सदस्यता हो जाती है। और लेकिन एक परिवार अमर भी है क्योंकि परिवार को एक स्थायी सदस्य परिवार के रूप में भी माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट जो है वह है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता जो है उसके बारे में लिखा है कि कोई भी समाज चाहे, यानी कि कोई भी समाज चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन हो या नगरीय हो या ग्रामीण हो, सभी में परिवार देखने को मिलता है। यहाँ पर सार्वभौमिकता का तात्पर्य यह है कि परिवार केवल नगरों में ही निवास नहीं करता, यानी कि वह केवल नगरों में ही नहीं है या प्राचीन सभ्यता में ही परिवार नहीं था या आधुनिक काल में भी परिवार नहीं है या ग्रामीण इलाकों में ही परिवार नहीं है, वरन संपूर्ण प्रकृति में परिवार पाया जाता है। यानी कि परिवार एक सार्वभौमिक होता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य होता है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि भूतकाल में ही परिवार होते थे, वर्तमान काल में परिवार नहीं होंगे
या भविष्यकाल में परिवार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। प्राचीन समय में भी परिवार होते थे और वर्तमान समय में भी परिवार होंगे। तो परिवार सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं, यानी कि परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता सार्वभौमिकता भी है। अगली विशेषता जो है वह है सीमित आकार। अब सीमित आकार क्या है? पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, यानी कि हमारी जो पुरानी पीढ़ी होती है, जैसे कि दादा दादी हुए, नाना नानी हुए, यानी कि हमारे पूर्वज, वे मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। अतः नई पीढ़ी आने पर सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर या परिवार में वृद्धजनों की मृत्यु होने के पश्चात परिवार का विघटन हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि आने वाली आगे की पीढ़ी भी हमारे परिवार में अपना निर्वहन करती है, जिससे कि परिवार की सीमा बनी रहती है, ना कि कभी परिवार नष्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है रचनात्मक प्रभाव। इसमें देखते हैं मनुष्य के व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसमें शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं। यानी कि रचनात्मक प्रभाव का अर्थ है कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है, कैसा मनुष्य व्यवहार करता है, कैसी उसकी मनोवृत्ति होती है। यानी कि मनोवृत्ति का यहाँ पर अर्थ होता है दृष्टिकोण या नज़रिया, यानी कि एक व्यक्ति का कैसा नज़रिया है, कैसा उसका दृष्टिकोण है, कैसी उसकी आदतें हैं, वह एक परिवार पर ही निर्भर करती हैं। जैसा परिवार का माहौल होगा, जैसा परिवार का वातावरण होगा, जैसा परिवार होगा, अर्थात परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार भी वैसा ही होगा। अगर परिवार का व्यवहार कठोर होता है तो व्यक्ति का व्यवहार भी कठोरतापूर्ण होगा। अर्थात शिशु की प्रथम पाठशाला परिवार को कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शिशु की प्रथम पाठशाला क्या है? एक परिवार है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण में कहते हैं कि परिवार में कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी कि एक परिवार में कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से कोई कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अंतर्गत हम बड़े व्यक्तियों का आदर सम्मान करते हैं। उनके किसी भी कार्य को मना करने पर हम वह कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है कि हम वह कार्य करें, क्योंकि हर बात से वह जानकार होते हैं कि उन्हें मालूम होता है कि कैसा कार्य करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। अर्थात हमारे प्रत्येक कार्य में बड़ों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोग होता है। आगे लिखा है कि इसे सामाजिक नियमों व कानून का पालन करना होता है। परिवार सदस्यों पर परिवार का नियंत्रण रहता है, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर परिवार का नियंत्रण रहता है कि परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है वंश नाम की एक व्यवस्था। यह भी परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सभी परिवार के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। यानी कि परिवार के बच्चों का अपने वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार अनिवार्य होता है। यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का नामकरण करना परिवार का एक आधार होता है। इसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। यानी कि जिस परिवार के हम वंशज हैं, हम भी उसी नाम से पहचाने जाएंगे। इसे हम उपनाम या वंशनाम कहते हैं। और आगे इसमें देखा जाए तो जो पितृवंशीय परिवार होते हैं उनका नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है, जबकि जो मातृवंशीय परिवार होते हैं उनका नामकरण माता के वंश के आधार पर होता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत के अधिकतर हिस्सों में, यानी कि लगभग 95% अगर हम कहें तो पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते हैं, ना कि मातृवंशीय परिवार। चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं, विवाह एवं यौन संबंध। यह भी एक परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है कि विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुष संतान को जन्म देकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। यानी कि विवाह ही एक परिवार बनने का महत्वपूर्ण कारण है। अगर विवाह नहीं होगा तो एक परिवार का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि शादी के पश्चात ही स्त्री तथा पुरुषों में यौन संबंध बनाने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान होती है। अर्थात सामाजिक यौन संबंधों के आधार पर ही एक परिवार का निर्माण होता है। विवाह संबंधी स्त्री पुरुषों के मध्य यौन संबंधों को सामाजिक मान्यता प्रदान करते हैं। यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती हैं तथा माता पिता व संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। यानी कि एक परिवार में विवाह एवं यौन संबंधों का भी महत्वपूर्ण भाग है।
अगला पॉइंट देखते हैं, प्रजनन। प्रजनन का एक महत्वपूर्ण लक्षण संतान उत्पत्ति है। संतान उत्पत्ति के माध्यम से ही निरंतरता बनी रहती है। हिंदू धर्म में तो संतान उत्पत्ति के द्वारा ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो सकता है। यह भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि प्रजनन के पश्चात ही परिवार में संतान की उत्पत्ति यानी कि संतान का पैदा होना संभव है। अर्थात संतान उत्पत्ति के माध्यम से ही परिवार का स्थायित्व बना रहता है, यानी कि एक परिवार की निरंतरता बनी रहती है। अगर संतान की उत्पत्ति नहीं होगी तो वह परिवार नष्ट हो जाएगा। अगर हिंदू धर्म में माना जाए तो एक पिता अपने पितृ ऋण से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संतान उत्पत्ति कर ले। अगर संतान उत्पत्ति वह नहीं कर पाता है तो वह कभी भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं होगा। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु जो है वह है आर्थिक बंधन। आर्थिक बंधन का तात्पर्य यह है कि परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से ही नहीं बनते, यानी कि एक परिवार में यौन संबंधों की स्वीकृति होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखते, यानी कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक सूत्र में बांधा रखने के लिए आर्थिक बंधन भी अनिवार्य है। यानी कि आर्थिक रूप से भी परिवार का बंधन होना अति आवश्यक है। परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करने, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रत्येक परिवार का कोई ना कोई आर्थिक कार्य करना पड़ता है। अगर एक परिवार आर्थिक कार्य नहीं करेगा, यानी कि हम यूँ कहें कि अगर हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी कोई भी जो हमारे लिए आर्थिक मदद प्रदान करते हैं, जैसे कि पैसों से संबंधित हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो हम निर्भर किस पर रहते हैं? माता पिता पर। अर्थात अगर हमारे माता पिता हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं कर पाएंगे तो वह परिवार विघटन की ओर अग्रसर हो जाएगा। अर्थात आर्थिक बंधन होना भी अति आवश्यक है। यह भी एक परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं परिवार के प्रकार, कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे परिवार होते हैं। चलिए देखते हैं। परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। अतः परिवार के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण इस प्रकार है, यानी कि परिवार केवल एक ही प्रकार के नहीं होते और परिवार का वर्गीकरण केवल एक ही प्रकार से नहीं किया जा सकता। इन परिवार का वर्णन विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों के आधार पर किया जाता है, यानी कि परिवार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखते हैं वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है एकांकी केंद्रीय नाविक मूल या दाम्पत्य मूलक परिवार, यानी कि हम इसे एकांकी परिवार कहें या केंद्रीय परिवार कहें या नाभिक परिवार कहें या मूल परिवार कहें या दाम्पत्य मूलक परिवार कहें। यानी कि यह परिवार सबसे छोटा रूप होता है, यानी कि यह परिवार एक सबसे छोटा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी व उनके आश्रित बच्चे रहते हैं। यानी कि वह परिवार जिसमें केवल पति पत्नी हों और उनके आश्रित बच्चे हों, यानी कि इनकी शादी ना हुई हो, यानी कि शादी होते ही बच्चा अलग हो जाए, अर्थात वह एकांकी परिवार या केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार या मूल परिवार या दाम्पत्य मूलक परिवार कहलाता है। दाम्पत्य मूलक परिवार में केवल माता पिता ही होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, किंतु वह शादी होने के पश्चात माँ बाप से अलग हो जाते हैं। यह एक केंद्रीय परिवार कहलाता है, जो कि एक परिवारों की श्रेणी में अगर देखा जाए तो यह सबसे छोटा परिवार होता है। चलिए आगे देखते हैं। इस हेतु वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया है, जो माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। यानी कि 2007 में एक विधेयक पारित किया गया है, जो कि कई परिवारों में होता है कि माँ जैसे ही बच्चों की शादी हो जाए और उनकी पत्नी आने के बाद या अपनी नौकरी लगने के बाद वह अपने आश्रित माता पिताओं को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे माँ बाप या उनके अभिभावकों को जीवन यापन करने में अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख के लिए एक कल्याण विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007, जो कि 2007 में पारित किया गया है। इस कानून के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने अभिभावकों यानी कि माता पिता उनकी देखरेख करें।
चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में परिवार शहरों में सर्वाधिक पाए जाते हैं और धीरे धीरे भारत में ऐसे परिवारों की वृद्धि हो रही है जो कि एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होता है। यानी कि अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो सर्वाधिक रूप से एकल परिवार विकसित हो रहे हैं। यानी कि जो हमारे प्राचीन समय में जो हमारे भारतवर्ष में जो परिवार पाए जाते थे वह संयुक्त परिवार पाए जाते थे। आजकल अगर देखा जाए तो अधिकतर परिवार एकल परिवार हो गए हैं। इनके कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि आर्थिक परेशानी के कारण या घरों की कमी के कारण, या देखा जाए तो परिवार में कलह के कारण या परिवार में विघटन के कारण। बहुत सारे प्रकार होते हैं जिसके कारण व्यक्ति अकेला रहना पसंद करता है। और वैसे हम देखा जाए तो हमारे भारत की पहचान संयुक्त परिवार ही रहा है, ना कि एकल परिवार। एक हिसाब से देखा जाए तो एकल परिवार अच्छा भी है और बुरा भी है, क्योंकि ना तो एकल परिवार में अच्छे प्रकार से बच्चों की देखरेख हो पाती है, ना वह सामाजिक रूप से तरक्की कर पाता है। अर्थात हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार जो होता है वह अच्छा परिवार माना गया है, लेकिन अगर वर्तमान नज़रिए से देखा जाए तो एकल परिवार ही एक सुखी परिवार है। चलिए आगे देखते हैं। इन परिवारों में रहने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। यानी कि जो एकल परिवार जो होता है उसमें प्रत्येक सदस्य को अपना निर्णय लेने, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता पैदा होती है। यानी कि वह निर्णय लेने के लिए किसी पर आश्रित नहीं है, वह स्वयं निर्णय ले सकता है कि उसे क्या करना है। चलिए एकांकी परिवार बनने के कुछ कारण हैं, यह हम देख लेते हैं। जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि। अगर एक परिवार में जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है जिससे रहने खाने पीने की व्यवस्था भंग हो जाती है, जिस कारण भी एकांकी परिवार बन जाता है। स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है जिससे कि उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो। अर्थात यह भी एक प्रमुख कारण है एकांकी परिवार बनने का। सामाजिक बदलाव। एक सामाजिक दृष्टिकोण भी व्यक्ति का बदल गया है। आजकल देखा जाए तो मनुष्य अपनी शादी होने के पश्चात परिवार में रहना पसंद नहीं करता, वह एक खुले वातावरण खुले माहौल में रहना पसंद करता है। अर्थात यह भी एक एकांकी परिवार बनने का महत्वपूर्ण कारक है। आगे देखते हैं। पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति अगर देखी जाए तो इसका प्रभाव भी हमारे देश पर बहुत गहरा पड़ा है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति में अधिकतर देखा जाए तो एकल परिवार ही होते हैं। पाश्चात्य संस्कृति का तात्पर्य यह है कि जो यूरोप महाद्वीप हुआ, जो विदेशी लोग हुए, वह एकल परिवार में रहना ही पसंद करते हैं। और वैसे भी वह केवल यौन संबंधों को ही परिवार मानते हैं, जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव भी धीरे धीरे हमारे भारत में पड़ता आ रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है एक परिवार के विघटन का, जिससे कि एकांकी परिवार का निर्माण होता है। चलिए अगला कारण देखते हैं। अर्थ की प्रधानता। यानी कि अगर देखा जाए तो केवल पैसे को ही व्यक्ति आजकल सब कुछ मानने लगा है। इसके कारण ही परिवारों का विघटन हो रहा है, जिससे कि एकांकी परिवार बनना तय हो गया है लगभग। रोजगार और व्यवसाय के प्रवचन। यानी कि रोजगार और व्यवसाय की भी कमी आने के कारण अधिकतर परिवार शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। यह भी एक एकांकी परिवार बनने का महत्वपूर्ण कारण है। ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। अधिकतर जनसंख्या ग्रामों को छोड़कर नगरों में पलायन कर रही है। यह भी एक एकांकी परिवार बनने का महत्वपूर्ण कारक है। चलिए आगे देखते हैं। पहला हो गया हमारा एकांकी परिवार, यानी जो केंद्रक परिवार था, जो एकांकी परिवार था, जो नाभिक परिवार था, यह मूल दाम्पत्य परिवार था। अगला परिवार है हमारा संयुक्त परिवार, जो कि हमारे भारत में पाया जाता है अधिक रूप में। संयुक्त परिवार यह परिवार का बहुत बड़ा रूप है, जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, जैसे कि दादा दादी, ताऊ ताई, माता पिता एवं स्वयं यानी कि हम खुद के सदस्यों के साथ साथ घर में निवास करें। यानी कि वह सभी साथ साथ एक ही घर में निवास करें। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, यानी कि उनकी संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। यानी कि वह सभी सामूहिक रूप में रहते हैं, सामूहिक भोजन, पूजा में भाग लेते हैं। वर्तमान में ऐसी परिवार ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे परिवार ज़्यादा थे। वैसे देखा जाए तो प्राचीन। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं।
आगे देखने से पहले मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि आपको हो सकता है ये वीडियो बड़ा लगे, लेकिन हम किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को छोड़ नहीं सकते। अतः यह वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन परीक्षाओं से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इनका हम विस्तृत गहराई से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आहोम आदिवासी लोग जो होते हैं उन्होंने समाज को खेल के रूप में विभाजित किया है। यानी कि पहले जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है सीटेट 2012 में कि आहोम आदिवासी लोग जो हैं उन्होंने समाज को किस रूप में विभाजित किया है। तो उन्होंने समाज को जो है वह खेल के रूप में विभाजित किया है। तो आगे देखते हैं, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है। भारत में परिवार का अर्थ क्या है? संयुक्त परिवार। यह कथन के एम कपाड़िया का है। भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? के एम कपाड़िया का। तो वहीं संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा मैक्स मूलर ने कहा है। एक प्राचीन दार्शनिक हैं मैक्स मूलर। इन्होंने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा यानी कि प्राचीन परंपरा या प्राचीन सभ्यता कहा है। किसके द्वारा कहा गया है? मैक्स मूलर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं कि संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण क्या हैं। जो संयुक्त परिवार के प्रमुख लक्षण हैं वह हैं संयुक्त समिति, यानी कि परिवार एक समिति की तरह होता है जिसमें कई सदस्य होते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां जिसमें निवास करती हैं, वह संयुक्त परिवार है। तुलनात्मक स्थायित्व, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है तुलनात्मक स्थायित्व, यानी कि जो संयुक्त परिवार जो होता है हमारी भारतीय समाज का, जिसमें स्थायित्व की भावना पाई जाती है, जो कि एक स्थायी होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है साझा निवास स्थान, यानी कि भारतीय परिवारों में सभी लोग एक ही निवास स्थान पर रहते हैं, यानी कि एक ही जगह निवास करते हैं। साझा धर्म, सभी का एक ही धर्म होता है, यानी कि संयुक्त रूप से सभी धर्मों का वो पालन करते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, वह सभी धर्मों को अपना समझते हैं। यह एक भारतीय परिवार की प्रमुख विशेषता है। अगला है सहकारी संगठन, यानी कि भारतीय समाज में एक सहकारिता की भावना पाई जाती है, जिसे सहकारी संगठन कहते हैं। अगला प्रमुख लक्षण है उत्पादक इकाई, यानी कि संयुक्त परिवार की उत्पादक इकाई भी एक ही होती है, चाहे वह परिवार कितना ही बड़ा हो, कितना ही विस्तृत हो, उसकी उत्पादक इकाई एक ही मानी जाती है, यानी कि सभी में समान भावना विकसित होती है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व। हमारे भारतीय समाज में जो संयुक्त परिवार होता है उसमें पारस्परिक अधिकार की भावना पाई जाती है, वह सभी को एक विस्तृत अधिकार प्रदान करते हैं, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में अपना दायित्व होता है, अपना अधिकार होता है। सभी अपने परिवार को अपना अधिकार समझते हैं तथा सभी इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। तथा अगली महत्वपूर्ण विशेषता है विशाल आकार। हमारे भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का विशाल आकार पाया जाता है, जो सर्वाधिक रूप में देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है सदस्यों में एक निश्चित संचरण, यानी कि भारतीय समाज में एक निश्चित संचरण पाया जाता है। यह भी एक हमारे भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, जो कि संयुक्त परिवारों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं संयुक्त परिवार के गुण एवं उपयोगिता का महत्व। इसमें है कि आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है, यानी संयुक्त परिवार का जो प्रमुख गुण होता है वह आर्थिक यानी कि पैसे से संबंधित है, जो कि उनकी उन्नति को निश्चित करता है। श्रम विभाजन, सभी में श्रम विभाजन की दायित्व होता है, यानी कि जितना बड़ा परिवार होगा श्रम विभाजन भी उतना ही कम होगा, यानी कि प्रत्येक सदस्य का अपना अपना श्रम बढ़ जाता है, यानी कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है, हमारे दादाजी जो हैं उनको क्या काम करना है, बड़े भाई बहन जो हैं उनको क्या काम करना है, माता पिता या चाचा चाची को क्या काम करना है, या ताऊ ताई को क्या काम करना है, यानी कि श्रम के जितने भी कार्य होते हैं उनका विभाजन हो जाता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना श्रम विभाजन दे दिया जाता है। समाजवाद की भावना भी संयुक्त परिवार का एक प्रमुख गुण है। इसमें समाज में कैसे रहना है, क्या समाज है, इसका भी गुण संयुक्त परिवारों में पाया जाता है। संयुक्त परिवारों में एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है, इसमें बचत होती है, यानी कि जितना बड़ा परिवार होगा, हालांकि खर्च उसमें होते हैं, लेकिन एकल परिवार की अपेक्षा इसमें बचत होने की अधिक संभावना होती है। तो इस कारण संयुक्त परिवार एक अच्छा परिवार माना जाता है। विश्राम के लिए अवसर, यानी कि परिवार जितना बड़ा होगा विश्राम के अवसर भी उतने ही बड़े होंगे, क्योंकि अधिक सदस्य होने के कारण श्रम का विभाजन हो जाता है, उस वजह से विश्राम के अवसर भी अत्यधिक पैदा हो जाते हैं। सामाजिक बीमा, यानी सभी का सामाजिक रूप से बीमा निर्धारण भी हो जाता है।
सामाजिक गुण यानी कि समाज में कैसा रहन सहन है, जो समाज की उन्नति के लिए अग्रसर करते हैं, ऐसे सामाजिक गुण भी एक संयुक्त परिवार में पाए जाते हैं। यह भूखंडन को रोकता है, यानी कि भूमि का बंटवारा इत्यादि, जो कि हमने गांव में देखा होगा या शहरों में भी देखा होगा कि एकल परिवार होने के कारण भूखंडों का बंटवारा हो जाता है। यानी कि अगर एक घर हो जिसके अंदर 10 कमरे हों, अगर बंटवारा होता है तो सभी के हिस्से में अलग अलग कमरे कर दिए जाते हैं, जिससे अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार में यह एक विशेषता है कि यह भूखंडन को भी रोकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर किसी परिवार के गुण होते हैं तो उसमें कुछ अवगुण भी होते हैं, यानी कि उसमें दोष भी पाए जाते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें गुण ना हो या दोष ना हो। जिस परिवार में दोष हो तो उसमें गुण ना हो, या जिस परिवार में कोई गुण हो तो दोष ना हो, अर्थात इसके कुछ भी महत्वपूर्ण दोष हैं वह हम देखते हैं। इसे निकम्मों का घर कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि संयुक्त परिवार जो होता है उसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जिस कारण कोई सदस्य सोचता है कि ये काम है तो कोई और कर लेगा, या चाचा सोचते हैं कि बड़ा भाई ये काम कर लेगा, छोटा भाई ये सोचता है कि बड़ा भाई ये काम कर लेगा, बड़ा भाई सोचता है कि छोटा भाई ये काम कर लेगा, मम्मी सोचती है चाची ये काम कर लेंगी। तो इस कारण इसे निकम्मों का घर कहा जाता है। अगला दोष है इसका है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। यह व्यक्तित्व के विकास में भी बाधक होता है, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसके यह भी एक प्रमुख गुण है कि व्यक्तित्व के विकास में बाधक होता है। मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन। बड़े परिवार जो होते हैं संयुक्त परिवार, उनमें मुकदमे यानी कि केसबाजी होने की अधिक संभावना होती है, झगड़ों को उत्पन्न करती हैं, यानी कि इसमें कलह की भावना सब सर्वाधिक होती है। हमने देखा होगा क्योंकि हमारे भारतवर्ष में सर्वाधिक परिवार संयुक्त परिवार ही हैं, तो उसमें हम देखते रहते हैं कि बड़े परिवारों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, तो इसमें झगड़े भी उत्पन्न होते हैं। यह भी एक अवगुण है इसका। अगला बिंदु है कि एकांत का अभाव। इनमें एकांत का अभाव भी पाया जाता है। जितना बड़ा परिवार होगा वहाँ एकांत होने की संभावना उतनी कम है, अर्थात यह भी एक गुण है। अनियंत्रित प्रजनन, यह भी एक प्रमुख अवगुण है इसका कि इनमें अनियंत्रित प्रजनन होता रहता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि अत्यधिक रूप में चलती रहती है। यह भी एक संयुक्त परिवार का दोष है। कुशलता एवं गतिशीलता में बाधक। संयुक्त परिवार किसी भी कार्य में कुशल होने या गतिशीलता में भी बाधक होता है। अगला बिंदु है कि स्त्रियों की दुर्दशा के लिए उत्तरदायित्व, यानी कि जो संयुक्त परिवार होते हैं वहाँ पर स्त्रियों की दुर्दशा काफ़ी खराब होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एकल परिवार जो होते हैं वहाँ पर स्त्रियों की दुर्दशा खराब नहीं होती, अच्छी होती है। अगला बिंदु है सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन। यहाँ पर सामाजिक समस्याओं को भी प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि समाज की जो समस्याएं होती हैं उनको भी बढ़ावा मिलता है। चलिए आगे देखते हैं कि हिंदू संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है। जो हिंदू समाज जो है उसमें ज़मीन जायदाद या पैसे का बंटवारा किस प्रकार से हो, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक आता है मितक्षरा का नियम और दूसरा आता है दाएं भाग का नियम। मितक्षरा का जो नियम होता है यह नियम लगभग संपूर्ण भारत में प्रचलित है, जिसके प्रवर्तक विज्ञानेश्वर हैं। यानी कि जो मिताक्षरा का जो नियम है उसके प्रवर्तक कौन है? विज्ञानेश्वर, जिन्होंने याज्ञवल्क्य के स्मृति के आधार पर इस सिद्धांत की रूपरेखा बनाई। तो वहीं इस नियम अनुसार परिवार की संपत्ति पर प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है। यानी कि कोई भी परिवार हो, उसकी कोई भी संपत्ति हो, जितनी भी संपत्ति हो, उस संपत्ति पर प्रत्येक सदस्य का अधिकार होता है। वैसे देखा जाए तो इसमें जो जैसे हमारे पिताजी हैं उनकी संपत्ति पर हमारा भी अधिकार है, हमारी बहन का भी अधिकार है, जो हमारे होने वाले हमारी शादी हो जाएगी तो हमारी पत्नी का भी अधिकार है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। मिताक्षरा के नियम होता है उसमें, यह लगभग संपूर्ण भारत में प्रचलित है। अगला नियम जो आता है वह आता है दाएं भाग का नियम। दाएं भाग के नियम के अंतर्गत इसमें देखा जाता है यह प्रथा जो है वह केवल बंगाल में ही है। यानी कि जो दाएं भाग का जो नियम है इसकी प्रथा जो है वह लगभग बंगाल में ही चलती है, जिसमें संपत्ति का अधिकार उन परिवार के सदस्यों तक सीमित है जो मूल व्यक्ति को पिंडदान कर सकते हैं। यानी कि जो व्यक्ति को केवल पिंडदान कर सकते हैं उन्हीं का इसमें अधिकार है, अन्य किसी सदस्य का इसमें अधिकार नहीं है। आगे इसमें देखते हैं कि इस संबंध में ऋग्वेद में बोध यन द्वारा 6 पीढ़ियों तक व्यक्ति को ही उत्तराधिकारी माना गया है, अर्थात केवल 6 पीढ़ी तक के व्यक्तियों को ही उत्तराधिकारी माना गया है। इसमें देखा जाए तो ऊपर की ओर की 3 पीढ़ियाँ एवं नीचे की ओर की 3 पीढ़ियाँ, यानी कि 3 पीढ़ियाँ ऊपर और 3 पीढ़ियाँ नीचे, केवल इन्हीं को इसमें उत्तराधिकारी माना गया है। इसके अलावा अन्य सदस्यों को इसमें उत्तराधिकारी नहीं माना गया है। जो
यह नियम जो चलता है वह केवल बंगाल में ही प्रचलित है। चलिए आगे देखते हैं। विस्तृत विवाह संबंधी परिवार। जो परिवारों में जो 3 प्रकार के परिवार हैं, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और तीसरा परिवार जो आता है वह है विस्तृत परिवार, विवाह संबंधी परिवार। इसमें यह है कि वह परिवार जिसमें स्वयं के परिवार के अलावा कुछ विवाह संबंधों के बाद बने रिश्ते जैसे ससुराल पक्ष के, ननिहाल पक्ष के कुछ व्यक्ति आकर रहने लगें, विस्तृत विवाह संबंधी परिवार कहलाते हैं। ऐसे परिवारों के सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी कि जो विस्तृत विवाह संबंधी परिवार होता है यह सबसे बड़ा परिवार होता है। अगर देखा जाए तो यह संयुक्त परिवार से भी बड़ा परिवार होता है, जिसमें ससुराल पक्ष के भी हो सकते हैं, जो मायके वाले पक्ष के भी हो सकते हैं, वह व्यक्ति भी आकर घर में रह सकते हैं। तो इस परिवार को विस्तृत परिवार माना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अधिकार उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा आता है मातृसत्तात्मक परिवार। चलिए देखते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार कहें या पितृमार्गी परिवार कहें, बात एक ही है। ऐसा परिवार जिसकी सत्ता या पूरे अधिकार वरिष्ठ पुरुष पिता के हाथों में हों, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, पितृसत्तात्मक प्रणाली कहलाती है। अधिकतर देखा जाए तो हमारे पूरे भारत में या यूँ कहें कि संपूर्ण भारत में ही पितृसत्तात्मक परिवार ही होते हैं, जिनका पूरा संचालन या व्यवहार का संचालन या किन्हीं भी कार्यों का संचालन केवल पुरुष द्वारा ही किया जाता है। वह वो केवल स्त्री पर केवल संतान उत्पत्ति तक ही सीमित होती है, या उसे पीड़ित किया जाता है या शोषित किया जाता है। वह परिवार पितृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो परिवार है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार वह परिवार होता है जिसकी सत्ता पूरे अधिकार या वरिष्ठ महिला माता के हाथों में हो, मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। विपफॉल्ट व वेचाफेन ने परिवार का प्रारंभिक रूप मातृसत्तात्मक माना है। ऐसा परिवार भारत के मालाबार के नायरो, आसाम की खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिलता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया। टॉयलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यानी कि जो मातृसत्तात्मक होता है उसमें केवल जो वरिष्ठ महिलाएं होती हैं उन्हीं के द्वारा पूरे कार्य का संचालन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बाहुबली पिक्चर आई थी उसमें संपूर्ण कार्य का संचालन जो वहाँ की महारानी होती हैं उसके द्वारा ही संचालित किया जाता है। ऐसा परिवार ही मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। यह परिवार केवल असम की खासी और गारो जनजातियों में देखने को मिलता है। जो पितृसत्तात्मक परिवार होता है उसका सिद्धांत हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया था। वहीं टॉयलर जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने मातृसत्तात्मक परिवार को आदिम स्वरूप माना है, यानी कि प्राचीन रूप मातृसत्तात्मक परिवार को ही माना है। चलिए अब आगे देखते हैं। निवास के आधार पर परिवार। निवास के आधार पर परिवार मुख्यतः 6 भागों में बांटे गए हैं। कितने भागों में बांटे गए हैं? 6 भागों में बांटे गए हैं। पहला भाग जो है वह है पितृस्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ पति के माँ बाप के घर यानी कि ससुराल में रहे, पितृस्थानीय परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवार हिंदुओं व मुसलमानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। यानी कि हम यूँ कहें जो पितृस्थानीय परिवार होते हैं उसमें जो लड़की विवाह के पश्चात अपनी ससुराल में आती है तो वह लड़के के माँ बाप के घर यानी कि उसकी ससुराल में ही रहती है। इसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। यह परंपरा लगभग पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है, चाहे वह हिंदू संप्रदाय के लोग हों चाहे वह मुस्लिम संप्रदाय के लोग हों। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो परिवार है वह है मातृस्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति अपनी पत्नी के साथ पत्नी की माँ बाप के घर ससुराल में घर जमाई बनकर रहे। इस प्रकार के परिवार भारत के मालाबार के नायरो, आसाम की खासी गारो जनजातियों में पाए जाते हैं। यानी कि मातृस्थानीय परिवार वह परिवार होता है जिसमें लड़का लड़की के घर जाकर रहे, यानी कि वह घर जमाई बनकर रहे, वह परिवार मातृस्थानीय परिवार कहलाता है। हालांकि यह प्रथा हमारे भारत में प्रचलित नहीं है। केवल सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए तो मालाबार के नायरो तथा असम की खासी व गारो जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। जो अगला परिवार जो आता है वह आता है नवस्थानीय परिवार।
ऐसा परिवार जिसमें विवाह के पश्चात पति पत्नी अपने माँ बाप के घर को छोड़कर अन्यत्र नया घर बनाकर रहें, इस प्रकार के परिवार नाइजीरिया के हौसा जनजाति में पाए जाते हैं। नवस्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि जब पति और पत्नी विवाह के पश्चात यानी कि शादी होने के पश्चात वे अपने माँ बाप के या माता पिता के घरों को छोड़कर कहीं अलग जाकर घर बनाकर रहने लग जाएं, तो वह परिवार नवस्थानीय परिवार कहलाता है। हालांकि यह प्रथा हमारे भारत में प्रचलित नहीं है। अगर सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो यह प्रथा केवल नाइजीरिया के हौसा जनजाति में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला परिवार, मातृपितृ स्थानीय परिवार। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी दोनों माँ बाप में से किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र हों अथवा संतान होने तक अपने घर एवं संतान होने के बाद लड़के के घर रहती हों, मातृपितृ स्थानीय परिवार कहलाते हैं। ऐसा परिवार टीप द्वीप के वासियों में पाए जाते हैं। इसके बारे में हम कह सकते हैं कि मातृपितृ स्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है कि जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी दोनों माँ बाप में से किसी के भी साथ रहने को स्वतंत्र हों, यानी कि पत्नी चाहे तो वह अपने माँ बाप के घर रह सकती है, पति चाहे तो वह अपने माँ बाप के घर रह सकता है, जब तक कि संतान की उत्पत्ति ना हो। हालांकि यह प्रथा भी हमारे भारत में प्रचलित नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए तो यह परिवार टीप द्वीप के वासियों में पाए जाते हैं। चलिए अगला परिवार जो है वह है मामा मातुल्य स्थानीय परिवार। इसके बारे में देखते हैं। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी तथा पति अपने पति के मामा के घर जाकर रहें, इस प्रकार के परिवार मामा मातुल्य स्थानीय परिवार कहलाते हैं। ऐसे परिवार ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में पाए जाते हैं। मालो का एक प्रकार का घर है। मामा मातुल्य स्थानीय परिवार ऐसा परिवार होता है कि जिसमें पति पत्नी पति के मामा के घर जाकर रहें, यानी कि जो पति पत्नी होते हैं वह पति के मामा के घर जाकर रहें, तो इस प्रकार के परिवार को मामा स्थानीय परिवार कहें या मातुल्य स्थानीय परिवार कहें, वह कहलाते हैं। हालांकि यह प्रथा भी हमारे भारत में प्रचलित नहीं है, केवल यह प्रथा ट्रोबियांडा द्वीपवासियों में पाई जाती है। यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में कि मालोका क्या है, तो मालोका एक प्रकार का घर है। यह प्रश्न पूछा गया है सीटेट 2013 में, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए कि मालोका क्या है। ऑप्शन में कई बार दे देता है कि मालोका एक प्रकार की जनजाति है, घर है, या पेड़ पौधे हैं, या पशु है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु जो है वह है उभयद्वी स्थानीय परिवार। इसमें देखते हैं ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने जन्म के परिवारों में रहते हों, परंतु रात को पति पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होते ही वह अपने स्वयं के घर आ जाता है। इस प्रकार के परिवार उभयद्वी स्थानीय परिवार कहलाते हैं। इस प्रकार के परिवारों का प्रचलन भारत में केवल केरल व लक्षद्वीप में पाया जाता है। यानी कि उभय परिवार कहें या द्वि स्थानीय परिवार कहें, जिसके अंतर्गत विवाह के बाद पति पत्नी अपने अपने परिवारों में रहते हैं, यानी कि लड़का अपने माँ बाप के घर और लड़की अपने माँ बाप के घर। किंतु ऐसी स्थिति में रात को पति अपनी पत्नी के घर चला जाता है और सुबह होते ही वह वापस आ जाता है, तो इस प्रकार के परिवार को उभय स्थानीय परिवार कहते हैं। हालांकि यह प्रथा भी हमारे संपूर्ण भारत में प्रचलित नहीं है, केवल केरल प्रदेश और लक्षद्वीप प्रदेश में कहीं कहीं यह प्रथा पाई जाती है। तो अगला प्रकार जो है वो परिवार का वह है वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर परिवारों को 4 भागों में बांटा गया है। वंश के आधार पर परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है पितृवंशीय परिवार। ऐसा परिवार जिसकी वंश की परंपरा, यानी कि ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले, पिता के मरने के बाद उत्तराधिकारी उसका पुत्र बने, वह परिवार पितृवंशीय परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार लगभग संपूर्ण भारत में पाए जाते हैं। तो आप इस बिंदु को भी हालांकि आराम से समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार जो पाए जाते हैं वह पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मातृवंशीय परिवार। मातृवंशीय परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें वंश की परंपरा माता के वंश के अनुसार चले, यानी कि माता के मरने के बाद उत्तराधिकारी उसकी पुत्री बने, ना कि पुत्र। वह परिवार मातृवंशीय परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार भारत के मालाबार तट के नायरो जनजाति, हिदत्सा की क्रो जनजाति, ट्रोबियंड द्वीपवासी, अमेरिकी इरोक्यूस, श्रीलंका की वेदा, उत्तर पूर्व भारत की खासी गारो में पाए जाने वाली जनजाति, यानी कि जो असम में खासी गारो जनजाति पाई जाती है भारत में, वहाँ पर मातृवंशीय परिवार देखने को मिलते हैं। चलिए
अगला बिंदु है उभयवादी परिवार। तो उभयवादी परिवार ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता व माता दोनों के वंश के अनुसार चलती हो, वह परिवार उभयवादी परिवार कहलाता है। यानी कि उभयवादी परिवार जो होता है, ना वह मातृवंशीय और ना वह पितृवंशीय, अर्थात हम कहें कि वह मातृवंशीय भी होता है और पितृवंशीय भी होता है। यानी कि माता और पिता दोनों के वंश के अनुसार वहाँ पर परिवार चलता है। ऐसा परिवार एडिस्टन द्वीपवासियों की राप्ती समूह में पाया जाता है। चलिए अगली परिवार देखते हैं। अगला परिवार जो है वह है द्विनामी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में दादा और नानी से संबंध रहता है, दादी और नाना के संबंध को छोड़ दिया जाता है, द्विनामी परिवार कहलाता है। द्विनामी परिवार के बारे में हम कहें कि ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति का एक समय में दादा और नानी से संबंध होता है, यानी कि जो दादाजी होते हैं और जो नानी जी होती हैं उनसे संबंध होता है, वह परिवार द्विनामी परिवार कहलाता है। आगे अगर परिवार को देखा जाए विवाह के आधार पर, तो विवाह के आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है एक विवाह परिवार, या हम कहें कि एक पत्नी एक परिवार। इसमें क्या होता है कि एक पति और एक पत्नी से बने परिवार को एक विवाह या एक पत्नी एक परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। यानी कि हमारे भारत में जो है वह एक विवाह परिवार या एक पत्नी एक परिवार ही चलता है। अगला बिंदु जो है वह है बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार वह होता है ऐसा परिवार जो बहुत से पतियों से बना परिवार होता है, बहुविवाही परिवार कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक पत्नी के बहुत से पति भी हो सकते हैं या एक पति की बहुत सी पत्नियां भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार के परिवार मुख्यतः आदिवासी जनजातियों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के विवाह को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो बहुविवाही परिवार जो होते हैं इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है वह है बहुपत्निक विवाह परिवार। तो बहुपत्निक विवाह परिवार जो होता है ऐसा परिवार जिसमें एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह कर ले, यानी कि एक पति अनेक स्त्रियों से विवाह करके अपने साथ रखे, वह बहुपत्निक परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार जो होते हैं वह भारत में नांगा, गोंड, बेंगा, टोंड, भील, लुसाई जनजाति में पाए जाते हैं। वहीं भारत में 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम ने हिंदू समाज में एक विवाह परिवार को ही अनिवार्य कर दिया है। यानी कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 बना था उसने संपूर्ण हिंदू समाज में केवल एक विवाह को ही अनिवार्य कर दिया है। दक्षिण भारत में नवरुदी ब्राह्मणों में द्विपत्नी प्रथा प्रचलित है। यानी कि दक्षिण भारत में जो नवरुदी ब्राह्मण लोग होते हैं उनमें द्विपत्नी प्रथा प्रचलित है। चलिए अगला बिंदु जो है वह है बहुपति विवाह परिवार। बहुपति परिवार ऐसा परिवार होता है जिसमें एक पत्नी 2 या 2 से अधिक पति रख सकती है। यानी कि उसमें जो होता था बहुपत्निक में, या एक पति अनेक पत्नियां रख सकता था, तो इसमें एक पत्नी अनेक पति रख सकती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है अभात्रक बहुपतिक परिवार और दूसरा होता है भात्रक बहुपतिक परिवार। तो अभात्रक बहुपतिक परिवार जो होता है जब सभी पति आपस में सगे भाई नहीं होते, उसे अभात्रक बहुपति विवाह कहा जाता है। इस प्रकार के परिवार भारत में जौनसार बाबर की खस जनजाति, मालाबार तट की नायरो जनजाति, नीलगिरी की टोंडा एवं तिब्बत की जनजातियों में पाए जाते हैं। अब आत्रक का मतलब होता है कि जो सगे भाई ना हों, जो सगे भाई ना होते हैं उसमें विवाह कर लिया जाता है। तो अगला जो होता है वह होता है भात्रक बहुपतिक परिवार। इसमें जब सभी पति आपस में सभी सगे भाई होते हैं उसे भात्रक बहुपतिक परिवार या बहु विवाह कहा जाता है। जो 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी थी वह इसी के अंतर्गत आती थी। यह परिवार भारत में लद्दाख एवं पंजाब की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला परिवार जो है वह है समूह विवाह परिवार। ऐसा परिवार जिसमें किसी पुरुष के समूह का विवाह किसी स्त्री के समूह के साथ हो जाए तथा सभी स्त्रियों के समान रूप से पति हों एवं सभी पुरुषों की समान रूप से पत्नियां हों, वह समूह विवाह परिवार कहलाता है। ऐसा परिवार ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ ध्यान देने योग्य यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, वह देखते हैं। प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल 8 संबंध होते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक है वह है लिंटन के अनुसार लिंटन ने परिवार को मुख्यतः 2 भागों में बांटा है। चलिए वह देखते हैं।
एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है विवाह संबंधी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहें संयुक्त परिवार कहलाता है। इस प्रकार के परिवार मालाबार के नायर परिवार में पाया जाता है, जिसमें अधिकांशतः स्त्री के वंश रहते हैं। पति यदा कदा ही अपनी पत्नी के पास आकर रहता है। यानी कि संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें कि एक ही रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्ति के समूहों को रखा जाता है। इस प्रकार के परिवारों में अधिकांशतः यानी कि अत्यधिक मात्रा में अगर देखा जाए तो स्त्री के वंशज ही रहते हैं। कभी कभी पति अपनी पत्नी के पास जाकर रह लेता है। अगला जो आता है वह है विवाह संबंधी परिवार। ऐसा परिवार जिसमें विवाह संबंधी एवं रक्त से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के समूह रहें विवाह संबंधी परिवार कहलाता है। यानी कि विवाह संबंधी परिवार में विवाह संबंध भी रहें और रक्त से संबंधित व्यक्ति भी रहें, तो वह परिवार विवाह संबंधी परिवार होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वह अब पूर्ण होता है, और इसमें हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आगे भी हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। हालांकि यह परिवार टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो इसको 2 या 3 वीडियो में संपूर्ण कर लिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो मित्रों चामुंडा स्टडी स्टूडियोज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मित्रों अगर आपको कुछ परेशानी आई हो या वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।